हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। ये हम 500 MCQ सीरीज स्टार्ट की है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिस भी एग्ज़ाम में आते हैं सोशियोलॉजी के, चाहे वो पीजीटी सोशियोलॉजी हो, सेट का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट का हो, तो उन सारे एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगी। ये सीरीज़ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए हेल्पफुल होगी। कुछ बीए के स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि मैं उनके सिलेबस पे वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं उन सिलेबस में से जो टॉपिक होंगे उनको भी कवर करवाऊंगी। ये कोर्स हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ये यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, समाजशास्त्र की, उसमें रिकॉर्डेड क्लासें और फ्री में टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगी। 20% इसमें छूट है। यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए ये टेस्ट सीरीज़ है, हिंदी मीडियम वालों के लिए है। और समाजशास्त्र की ये जो पुस्तक है ये ई बुक है। इसमें आपको 2005 से लेके 2004 तक के 2024 तक के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए हुए हैं, उनका सल्यूशन भी दिया गया है। तो ई बुक अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, आप उसको डाउनलोड करके इस कोर्स को आप परचेज़ कर सकते हो। ई बुक खरीदना चाहते हो या टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हो तो वो आप इजीली ले सकते हो और फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सामाजिक क्रिया की अवधारणा किसने दी है? हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सोशल एक्शन? सोशल एक्शन का कंसेप्ट किसने दिया है? आप कमेंट में इनके आंसर कर सकते हैं। अगर आप आंसर करेंगे तो आपको भी हेल्पफुल होगा, आपको वो याद रहेंगे। अगर आप खुद अपने हाथ से टाइप करते हैं तो वो चीज़ें याद रहती हैं, लिखते हैं। कार्ल मार्क्स, मैक्स वीवर, इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर। आंसर है इसका मैक्स वीवर, बी। मैक्स वीवर जो कि जर्मन समाजशास्त्री हैं, इन्होंने वरेस्टेन का कंसेप्ट दिया। वरेस्टेन ये जर्मन शब्द है, इसका मतलब होता है समझना, तो समाजशास्त्र को समझना। तो वरेस्टेन का जो शब्द है वो किसने दिया? मैक्स वीवर ने। वरेस्टेन जो उन्होंने सोशल एक्शन का सिद्धांत दिया, सोशल एक्शन की जो अवधारणा दी, इसमें ये जानना चाहते थे कि व्यक्ति जो कार्य करता है, जो क्रिया करता है, उसके पीछे क्या अर्थ है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है, उसको समझना। तो सामाजिक क्रिया की अवधारणा जो है वो मैक्स वेबर ने दी है। और इन्होंने कहा कि जो क्रियाएं होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। 4 टाइप होते हैं क्रिया के, सोशल एक्शन की। एक है ट्रेडिशनल, ऐसी क्रिया जो कि परंपराओं के अंतर्गत, जो परंपरागत क्रियाएं होती हैं, जो कि परंपरा के वशीभूत होकर हम करते हैं। जैसे परंपराएं में जो हो रहा हम वैसे जैसे हैं, वैसे जो हमारी आदतें हैं, परंपराएं, उस आधार पर हम क्रिया करते हैं, वो आती है ट्रेडिशनल में। दूसरी है अफेक्टिव। अफेक्टिव होती हैं जो कि भाव, अफेक्टिव क्रियाएं जो कि भाव से, जैसे हमें गुस्सा आता है या खुश होते हैं, खुश होकर कोई ऐसी क्रिया कर रहे हैं या गुस्से में कोई एक्शन का हम रिएक्शन दे रहे हैं, वो क्रियाएं क्या होती हैं? अफेक्टिव, भाव से प्रेरित होती हैं। और तीसरी है वैल्यू, मूल्यों से प्रेरित। वैल्यू जिसमें हमारी वैल्यू होती है, हमारी नैतिकता जुड़ी होती है। जैसे कि अगर हम कोई क्रिया कर रहे हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई अनजान आदमी को देखते हैं, अगर उसको कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो हमारी जो नैतिकता है उस हिसाब से अगर हम उनके साथ उसकी कोई हेल्प करते हैं तो वो हम वैल्यू के, जो हमारी नैतिकता है उसके अधीन होकर उस कार्य को करते हैं। वो किससे प्रेरित है? मूल्यों से प्रेरित है। और चौथी जो क्रिया है वो गोल, लक्ष्य से प्रेरित। जब हम कोई टारगेट बनाते हैं, जैसे हमने एग्ज़ाम को क्लियर करना है, एग्ज़ाम पास करना है, तो हमने एक गोल बनाया, एक लक्ष्य बनाया। तो लक्ष्य बनाकर जब हम वो क्रिया कर रहे हैं, उसकी रूटीन में हम जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है पढ़ने की, हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो वो जो एक्शन हम कर रहे हैं वो किससे प्रेरित है? लक्ष्य से, गोल से। तो उन्होंने
मैक्स वेबर ने कितनी तरह की सोशल एक्शन बताई हैं? 4 तरह की। पहली है ट्रेडिशनल, जो कि परंपरा, जो हमारी आदतें हैं, जैसा हम जो होता आ रहा है वैसे करते हैं, ट्रेडिशनल पारंपरिक क्रियाएं होती हैं। दूसरी है इफेक्टिव, भावों से प्रेरित, जो हमारे भावों के अनुसार होती है, हम गुस्से में कोई एक्शन ले रहे हैं, खुशी में ले रहे हैं। तीसरा होता है हमारी वैल्यू, जो हमारी नैतिकता को दिखाता है, हम अपने वैल्यू की, अपने सिद्धांतों के अनुसार क्रिया करते हैं। और चौथी है गोल ओरिएंटेड, जब हम किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्रिया करते हैं। तो ये 4 तरह की क्रियाएं मैक्स वीबर बताते हैं। इसके अलावा जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल की अवधारणा दी है। इन्होंने समाज को कन्फ्लिक्ट बेस पे उसकी संरचना के रूप में देखा है कि समाज में जो है वो 2 तरह के वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग होता है और दूसरा मजदूर वर्ग। मतलब समाज जो है वो 2 वर्गों में बटा रहता है, उसमें असमानता पाई जाती है। तो ये समाज की संरचना को किस में देखते हैं कि उसमें स्ट्रगल होता है, क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। और इमाइल दुर्खिम ने सोशल फैक्ट दिया है। सोशल फैक्ट कहते हैं कि जो समाज में विद्यमान नियम है, जो समाज में जो भी नियम हैं, जहाँ व्यवहार होते हैं, वो क्या है, एक सोशल फैक्ट है। और इन्होंने जो सुसाइड है, सुसाइड का जो कंसेप्ट, सुसाइड का ये इन्होंने अध्ययन किया, सुसाइड का एक वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय अध्ययन किया सुसाइड का। इसमें उन्होंने सोशल फैक्ट क्या देखा कि जो समाज के नियम होते हैं, व्यवहार होते हैं, वो व्यक्ति को प्रेरित करते हैं सुसाइड करने के लिए। तो उसको उन्होंने सोशल फैक्ट के रूप में देखा। हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं, इन्होंने समाज को एक जीव के रूप में देखा है, समाज को ये ऑर्गेनिज्म मानते हैं। ये अंग्रेजी समाजशास्त्री हैं कि इन्होंने ये माना कि जो समाज है वो एक जीव की तरह है, समाज को एक जीव की तरह देखते हैं कि सामाजिक विकास, इन्होंने सोशल इवोल्यूशन की अवधारणा दी है कि योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो समाज में सर्वाइव करेगा वही फिट होगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया है उन्होंने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, सामाजिक क्रिया की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वीबर ने दी है। सेकंड है आत्म दर्पण छवि की अवधारणा किसने दी है? आत्म दर्पण, लुकिंग ग्लास सेल्फ, लुकिंग ग्लास, हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ? लुकिंग ग्लास सेल्फ का कंसेप्ट किसने दिया है? जॉर्ज मीड, चार्ल्स कुले, इरविंग गॉफमैन या हर्बर्ट ब्लूमर? आंसर इसका है चार्ल्स कुले, बी। चार्ल्स कुले ने जो इन्होंने आत्म छवि का कंसेप्ट दिया, आत्म छवि की जो अवधारणा दी है कि हमारी, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है वो अपनी छवि को कैसे देखता है, उन लोगों की धारणाओं पे, लोगों के विचारों पे, कि वो उसको कैसे देखते हैं, उन विचारों की जो व्याख्या करता है, लोगों की जो धारणा है, वो उनके बारे में जो सोचता है, उसके आधार पे वो अपनी छवि बनाता है। जैसे कि ये लड़की है, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक खड़ी है, तो ये जो लड़की है ये यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही है, या फिर कोई उनके साथ कोई भी एक्टिविटी कर रही है, व्यवहार कर रही है। तो ये देख रही है कि ये लोग मुझे देख रहे हैं। तो ये पहले इसने जो लुकिंग ग्लास सेल्फ है, चार्ल्स कुले ने इसको 3 भागों में बांटा है। पहले में क्या है कि ये लड़की देख रही है कि ये लोग मेरे कपड़ों को देख रहे हैं या मेरे व्यवहार को देख रहे हैं। पहली ये खुद कल्पना कर रही है, ये लड़की कल्पना कर रही है कि ये लोग मेरे व्यवहार को देख रहे हैं, कि मैं इनके साथ कैसा व्यवहार कर रही हूँ, कैसे अच्छे से पेश आ रही हूँ, ये मेरे व्यवहार को देख रहे हैं। पहली कल्पना इसने ये की कि वो लोग मेरे बारे में ये देख रहे हैं। अब दूसरी कल्पना, ये वो धारणा बना लेती है, वो जब इनकी तरफ पीछे मुड़ के देखती है तो वो थोड़ा सा स्माइल पास करते हैं, उनको उसकी तरफ, लड़की की तरफ देखते हैं, लड़की देखती है इनकी तरफ, तो वो थोड़ा अच्छा फेस दिखाते हैं उसकी तरफ। तो लड़की सोचती है कि उनकी जो स्माइल है ना, तो वो मुझे अच्छा पसंद कर रहे हैं, मैं जो बिहेवियर कर रही हूँ ना, वो मेरा बिहेवियर को देख रही हैं और मेरे बिहेवियर को पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो लड़की
ये समझती है कि उन्होंने धारणा बना लिया अब इसने कि वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं। यहाँ पे उसने पॉजिटिव धारणा बना ली। यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकती है, अगर उसकी तरफ बुरे चेहरे से देखते हैं तो वो नेगेटिव बना लेती है। अब उसने धारणा बना ली कि वो मेरी तरफ अच्छे रूप से देख रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं। तीसरी धारणा जो बनाई उसने कि वो मेरे तरफ अच्छे से देख रहे थे, मतलब मेरे को वो पसंद कर रहे थे, तो वो अपने आप में क्या फील करेगी, वो अपना आत्मसम्मान फील कर रही है कि वो लोग मुझे क्या कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अब यहाँ से ही उसका सेल्फ जो उसकी छवि है वो बनती है। तो यही लुकिंग कि ये जो कूले हैं वो कहते हैं कि जो समाज है वो एक दर्पण की तरह है। व्यक्ति अपने आप को किस में देखता है, समाज में देखता है कि वो कैसा है। अपनी छवि को किस में देखता है, समाज में, कि समाज उसको कैसे देख रहा है। तो यहाँ से उसने, लड़की ने, ये मान लो ये ग्लास है, समाज का जो है वो ग्लास की तरह है। लड़की समाज की तरफ देख के अपने आप को जज कर रही है कि मेरी छवि जो है वो अच्छी है। यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है। अब लड़की ने देखा कि मेरा व्यवहार जो है वो इनको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि जब लड़की पीछे मुड़ के देखती है तो उनका जो लोगों का जो एटीट्यूड है, जो लोगों का देखने का नज़रिया है, वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो वो लड़की देख रही कि मुझे इन्होंने ऐसा समझा कि मैं अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, तो वो यहाँ पे नेगेटिव ले लेती है। जब वो नेगेटिव ले लेती है तो इससे क्या होगा, उसकी जो, अब लड़की तीसरे पॉइंट में क्या जो धारणा बनाएगी, वो ये धारणा बनाएगी कि मैं अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी तो लोग मुझे नकारात्मक रूप से देख रहे हैं। अब वो किस में कुंठित हो जाएगी, मतलब अपनी छवि को वो कैसे देखेगी कि मैं अच्छी नहीं हूँ। तो जो लुकिंग ग्लास सेल्फ है उसमें उन्होंने यही समझाया है चार्ल्स कूले ने कि व्यक्ति समाज से अपनी छवि को देखता है। समाज क्या है, एक शीशे की तरह है और उसमें वो अपनी छवि को देखता है। जॉर्ज मीड अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म की स्थापना की है। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की इसके ये संस्थापक हैं। इन्होंने सेल्फ एंड माइंड के विकास पे जोर दिया है, सेल्फ एंड माइंड पे। इरविंग गोफमैन जो हैं वो नाटकीय दृष्टिकोण देते हैं, ड्रामाटर्जिकल पर्सपेक्टिव से समाज को देखते हैं। इन्होंने थ्योरी दी है, द थ्योरी ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन सेल्फ। कैसे व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट करता है। जो समाज है वो क्या है, एक मंच है, और व्यक्ति यहाँ पे क्या करता है, रोल प्ले करता है, अपना नाटक करता है। तो ये नाटकीय दृष्टिकोण, नाटकीय दृष्टिकोण से देखते हैं। नाटकीय दृष्टिकोण, ड्रामाटर्जिकल की मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। हर्बर्ट ब्लूमर जो है, इन्होंने अंतःक्रिया, जो कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, इस शब्द को दिया। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द किसने दिया है, हर्बर्ट ब्लूमर ने। और इसकी जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है उसकी स्थापना जो है, उसका विकास किसने किया है, जॉर्ज मीड ने। और शब्द किसने दिया है, हर्बर्ट ब्लूमर ने। इन्होंने प्रतीकों और अर्थों की भूमिका पे बल दिया। प्रतीक जो है वो उसके अर्थ को समझना, प्रतीकों का उसके अर्थ को समझने पे ध्यान दिया है। क्वेश्चन 3 है, संरचनात्मक कार्यात्मकवाद से संबंधित नहीं है। हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। कौन जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से संबंधित नहीं है। टालकेट पार्सन, आर के मर्टन, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, मिशेल फूको। इसमें आंसर क्या है, मिशेल फूको जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म नहीं है। जो टालकेट पार्सन है वो एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। ये कहते हैं कि समाज को संतुलित प्रणाली से देखते हैं, कि समाज जो है वो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम, संतुलित इक्वल। जो समाज में अलग अलग संस्थाएं हैं, ये पूरा समाज है, इसमें जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो अपना अपना कार्य एक व्यवस्थित तरीके से सही ढंग से कर रही हैं, तो समाज को बनाए रख रही हैं, तो समाज को व्यवस्थित और संतुलित बनाए रखती हैं।
ये समाज के स्ट्रक्चर को वैसे देखते हैं कि संस्थाएं, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहा है कि जो पूरा स्ट्रक्चर है समाज और इसमें फंक्शन कौन कर रही हैं, संस्थाएं। तो वो जो संस्थाएं हैं वो अपना फंक्शन सही से कर रही हैं तो समाज क्या है, संतुलित है, इक्विलिब्रियम है। आर के मर्टन, इन्होंने समाज को जो ये भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, इन्होंने फंक्शन के दो भागों में बांटा है। फंक्शन के जो समाज में कार्य होते हैं, एक तो प्रकट और दूसरा है अप्रकट। प्रकट प्रकार है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट वो प्रकार है जो कि हम जानबूझ के करते हैं, जिनका हमें पता है हम क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य पता है। और दूसरे वो है जो हम कर नहीं, जैसे हम परीक्षा में पास होने के लिए मेहनत करते हैं, कोई जैसे IAS का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो ये तो पता है कि हम अगर उसको क्लियर कर लेते हैं हमारी इतनी सैलरी होगी। तो उसके साथ अप्रकट प्रकार्य क्या है कि उसके साथ उसकी प्रतिष्ठा जुड़ गई, उसका सम्मान जुड़ गया, वो क्या है, अप्रकट प्रकार्य। मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस की बात कौन करता है, आर के मर्टन। इसके अलावा उन्होंने डाई फंक्शन की अवधारणा भी दी है। AR रेडक्लिफ ब्राउन, ये भी ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं, इन्होंने भी जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान केंद्रित किया है, सामाजिक संरचना पे। सामाजिक संरचना जो है वो संतुलित और व्यवस्थित करती है समाज को। सामाजिक संरचना किसको व्यवस्थित करती है, समाज को। और इसके अलावा जो मिशेल फूको हैं वो क्या हैं, एक पोस्ट स्ट्रक्चरल और पोस्ट मॉडर्निज्म है। मिशेल फूको क्या है, पोस्ट स्ट्रक्चरल और पोस्ट मॉडर्निज्म है। उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी है मिशेल फूको। तो ये समाज में जो सत्ता है, सत्ता का प्रयोग, उसमें ये बोलते हैं कि जो समाज में सत्ता का प्रयोग होता है वो किस तरह से नियंत्रण करता है समाज को। तो ये असमानता को देखते हैं। जो मिशेल फूको हैं वो समाज में असमानता के विश्लेषण पे ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जो टालकट, पार्सन, आर के मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन है, ये कहते हैं कि समाज जो है वो व्यवस्थित है, उसमें जो विभिन्न संस्थाएं हैं वो अपना कार्य अच्छे से कर रही हैं, तो समाज स्थिर और व्यवस्थित है। तो ये स्ट्रक्चरल से संबंधित हैं। और ये असमानता को देखते हैं, समाज में जो स्ट्रक्चर को देखते हैं उसके बीच में असमानता को देखते हैं कि शक्ति जो है, जो पावर है, वो समाज पे नियंत्रण करती है। तो असमानता के आधार पे विश्लेषण करते हैं। फोर्थ है, सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किसने दी, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल की अवधारणा किसने दी है, कंसेप्ट किसने दिया है, ये पियरे बोर्डू, एंथनी गिडेंस, जर्गन हेबरमास, निकल्स लूहमैन। आप भी कमेंट में इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पियरे बोर्डू। कल्चरल कैपिटल की अवधारणा किसने दी है, पियरे बोर्डू। ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने सामाजिक असमानता को देखा है, शक्ति संरचनाओं पे कार्य किया है। जो समाज में व्यक्ति के पास जो शक्ति है, जो व्यक्ति के पास शक्ति होती है, शक्ति वो जरूरी नहीं है कि आर्थिक उसकी स्थिति अच्छी होगी तो ही उसके पास शक्ति होगी। ये आर्थिक पे ध्यान, आर्थिक के साथ साथ कहते हैं कि व्यक्ति के पास कल्चरल, व्यक्ति जो जिस समाज में है, अगर वो उच्च वर्ग का है उसकी संस्कृति भी उच्च होगी। तो जो संस्कृति है वो एक पूंजी की अवधारणा है। सांस्कृतिक पूंजी अवधारणा जो दी है कि व्यक्ति के पास वो पूंजी की तरह है संस्कृति। जो व्यक्ति, जो बच्चा उच्च समाज में पैदा हुआ है, उसके जो रहन सहन होगा, उसका जो पसंद होगी, उसके जो उसके पास जो विचार होंगे वो उच्च के होंगे। और जो निम्न स्थिति में पैदा हुआ है उसके पास संसाधन नहीं होंगे तो वो उसके विचार भी उतने ही होंगे और उसके पास जो चीज़ें होंगी वो भी कम ही होंगी, उसकी जो चॉइस होगी वो भी नीचे ही, उससे इससे कम ही होगी। तो ये जो इस व्यक्ति के पास सब कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है, तो इसके पास क्या है, कल्चरल पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी। इसके विचारों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है क्योंकि ये इसके पास संसाधन भी हैं, इसके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, इसके पास नहीं है। तो ये इसके बीच में क्या है, असमानता। ये इसी असमानता पे ध्यान देते हैं, इन असमानता पे कार्य किया है। जैसे किसी व्यक्ति, अब इस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, इसके पास शिक्षा है, भाषा पे भी बहुत सारी भाषाएं सीखी हैं या फिर कला है, तो इसकी पकड़ ज़्यादा है। तो ये जो इसी को उन्होंने कहा सांस्कृतिक पूंजी के रूप में बताया है। पियरे बोर्डू ने कल्चरल कैपिटल को बताया कि जिस व्यक्ति के पास
जैसे जो अमीर वर्ग का बच्चा है उसके पास देखो उसके पास लैपटॉप, फ़ोन, ये सारी चीज़ें होंगी, और इस बच्चे के पास एक छोटा सा ही फ़ोन होगा। तो इसके पास जो संसाधन ज़्यादा हैं, अब इसके पास रिसोर्सेज होने के कारण इसके पास नॉलेज भी ज़्यादा है, इसके पास कम्युनिकेशन स्किल भी इसकी इससे मुकाबले में अच्छी है, हर चीज़ इसके पास अच्छी है। तो ये क्या इसकी बनती है, कल्चरल पूंजी बनती है। एंथनी गिडेंस क्या है? एंथनी गिडेंस ने स्ट्रक्चर और एजेंसी के बीच का संबंध को बताया है। स्ट्रक्चर और एजेंसी, स्ट्रक्चर और एजेंसी के बीच के संबंध को समझाने के लिए इन्होंने स्ट्रक्चरल थ्योरी को दिया है इन्होंने, एंथनी गिडेंस ने। जर्गन हेबरमास ने कम्युनिकेटिव एक्शन पब्लिक स्पेयर जो जैसे यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे कॉफ़ी शॉप पे या कहीं चौक पे बैठते हैं, तो वहाँ पे अपने किसी मुद्दे पे जब बात करते हैं, वो है क्या है, पब्लिक स्पेयर। किसी मुद्दे पे बात करते हैं, फिर जब एक कोई डिसीजन निकलता है उनसे आपस में बात करके, तो उस निर्णय पे पहुँचा जाता है, फिर वो निर्णय जो है वो सही बैठता है, तो ये लोकतंत्र के लिए सही है। तो इन्होंने कम्युनिकेटिव एक्शन और पब्लिक स्पेयर का कंसेप्ट दिया है, अवधारणा दी है, पब्लिक और कम्युनिकेटिव एक्शन। और निकोलस लुहमैन जो है वो सिस्टम थ्योरी, इन्होंने समाज की जो जटिल प्रणाली है उसको देखा है, समाज है वो जटिल प्रणाली के रूप में इन्होंने देखा है, तो इसके लिए इन्होंने सिस्टम थ्योरी दी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4 का ए, पीरे बोर्डू। उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख विचारक कौन है? हु आर द की थिंकर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। उत्तर आधुनिकता के विचारक, जो प्रमुख विचारक है, इनमें से बताना है कि कौन जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैं जो फ्रांकास लोटार्ड के बारे में बता देती हूँ कि ये जो इन्होंने क्या दिया है, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन दी है। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इनका, इन्होंने ये कंसेप्ट लिखा, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। इसमें जो ग्रैंड नैरेटिव है, बहुत बड़े बड़े आख्यान हैं, उसकी आलोचना की है। और जो डेरिडा ने डिकंस्ट्रक्शन की और डिकंस्ट्रक्शन की अवधारणा दी है, लोगोसेंट्रिज्म की आलोचना की है। और जो मिशेल फूको हैं, वो सत्ता और ज्ञान के संबंधों की, पावर और नॉलेज के बीच के जो संबंध हैं उसकी जांच करते हैं, पावर और नॉलेज से संबंधित हैं। पावर और नॉलेज से। और जी लोटार्ड जो हैं, इन्होंने द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पुस्तक लिखी है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। तो इसका आप आंसर कमेंट करें कि कौन जो विचारक हैं इनमें से पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये तीनों ही हैं या फिर सभी हैं। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की प्रेपरेशन के लिए इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज 20% जो है इस कोर्स में छूट मिलेगी, फ्री स्टडी मटेरियल भी है। और यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए हिंदी मीडियम में टेस्ट सीरीज़ है। और ये ई बुक है समाजशास्त्र की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए हैं 2005 से लेके 2024 तक के। और साथ में आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कहाँ कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं, और मुझे भी हेल्प होगी कि मैं आपके लिए अगर सेट के एग्ज़ाम की है, कौन से सेट के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करवाऊँ, या फिर जो बीए के स्टूडेंट हैं वो किस स्टेट से हैं, ये भी मुझे पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।